हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी प्रेपोल्ड। ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज का 4th लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स में फ्लो ऑफ एनर्जी का पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम इकोसिस्टम का जो फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, वो जो है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि इकोसिस्टम में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बायोजियो केमिकल साइकिल के थ्रू होता है। तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में हम देखते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे इकोसिस्टम में, दे आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन इनडेफिनेटली। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे इकोसिस्टम में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो रिसाइकिल्ड होते रहते हैं। और ये इनडेफिनेटली राइट फ्रॉम जब से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या उससे भी पहले से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसी ना किसी फॉर्म में अर्थ पे रिसाइकिल होते रहते थे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये रिसाइकिल होते रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वही बता रहा है कि जैसे हमेशा ही ये नॉन लिविंग से लिविंग और फिर उसके बाद लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट में ये सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। तो ये हमेशा ही सर्कुलेशन में रहते हैं और इसी सर्कुलर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बायोजियो केमिकल साइकिल्स हम कहते हैं। तो बायो मतलब लिविंग कंपोनेंट और जियो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉन लिविंग पार्ट है। तो जैसे ये न्यूट्रिएंट साइकिल का हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो थ्रू फोटोसिंथेसिस या थ्रू जैसे ये हमारा वाटर है तो थ्रू वाटरफॉल या जो भी है उससे हमारा ये एटमॉस्फेयर से ये लैंड पे आया और या लिथोस्फेयर पे आया। उसके बाद फिर ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर वो यूटिलाइज किया लिविंग प्लांट्स ने, लिविंग एनिमल्स ने, और उसको फिर जब वो रेस्पिरेशन के सॉरी रेस्पिरेशन के थ्रू या जब वो डेड हो जाते हैं तो डेड और डिकम्पोजिशन जब उनका होता है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये जो है ये फिर इनका एक न्यूट्रिएंट जो इनऑर्गेनिक पूल होता है उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ से फिर ये फिर वापस केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये फिर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं या फिर जहाँ भी इनका रिजर्वायर होता है वहाँ चले जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम देखेंगे। तो ये दो कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब ये जो मेजर पोर्शन इनका कहाँ पे किसी भी न्यूट्रिएंट का लाई करता है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट है गैसियस साइकिल। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो ये गैसियस साइकिल उनको कहा जाता है जिनमें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट का जो रिजर्वायर होता है वो या तो एटमॉस्फेयर होता है या हाइड्रोस्फेयर, या तो मतलब ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं या फिर ओशियंस और लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, उसमें ये इनका न्यूट्रिएंट होता है। दे आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल सिंस द न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेस्ड एज सुन एज दे आर यूटिलाइज्ड। इसका मतलब ये जैसे ही इनका यूटिलाइजेशन होता है ये जैसे ही किसी जगह पे कम होने लगते हैं दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाई इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो सर्कुलेशन है बहुत परफेक्टली सर्कुलर मोशन में हो रहा होता है, इसलिए इनको परफेक्ट साइकिल भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वायर इज द लिथोस्फेयर, दैट इज मेनली अर्थ क्रस्ट। They are considered as imperfect cycles since some of the nutrients are lost from the cycle as they get locked into the sediments and are unavailable for immediate recycling. तो जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली अर्थ सरफेस, जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें ये इनका मेन रिजर्वायर होता है। और इनको परफेक्ट साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि इनका रिसाइकलिंग जो है इमीडिएट नहीं होता है। बहुत सारे जो इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉकअप हो जाते हैं, जैसे कि अर्थ क्रस्ट में कहीं इनका मिनरल बन जाता है तो वो डीप बिलो द अर्थ सरफेस ये क्या होते हैं, ये लॉकड अप हो जाते हैं और इमीडिएट साइकिलिंग के लिए ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, कैल्शियम साइकिल है और मैग्नीशियम साइकिल है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट साइकिल भी बोलते हैं। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो ना ही 100% गैसियस होते हैं और ना ही 100% सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। तो नो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कम्प्लीटली गैसियस और कम्प्लीटली सेडिमेंट्री। इनका कुछ पार्ट हमेशा गैसियस फॉर्म में भी रहता है और कुछ पार्ट सेडिमेंट्री फॉर्म में भी रहता है। तो कोई भी साइकिल हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट साइकिल है वो कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। दो कार्बन इज ए माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर हम कार्बन का कंपोजिशन अगर एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो जैसे नाइट्रोजन है हमारा 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन है मियर 0.3%। लेकिन ये भले ही इनके मुकाबले में माइनर कंपोजिशन हमको दिखता है इनका, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि इट एंकर्स ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस राइट फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे एनवायरनमेंट में उसका जो एंकरिंग एलिमेंट बोले अगर तो वो कार्बन ही होता है। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए है तो वो कार्बन का ही जो एक बॉन्ड होता है उसके इर्द गिर्द ही ये घूमता है। और ये जो कोल ऑयल जो भी हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन का ही स्ट्रक्चर होता है। तो ये कार्बन जो है वो कैसे, ये गैसियस साइकिल है जैसे जस्ट हमने देखा था अभी। तो कार्बन जो है, कार्बन साइकिल इज अ प्रोसेस वेयर कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज अमंग बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो इसको आगे देखते हैं। कार्बन साइकिल, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो जो एटमॉस्फेयर में है ये CO2 एटमॉस्फेयर में ये अवेलेबल होता है कार्बन, और CO2 फॉर्म में ही होता है। तो CO2 का जो मेजर रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर है, इसलिए ये गैसियस साइकिल है। तो ये जो है CO2 जो है इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सनलाइट एंड CO2 को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो है वो इसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदलती हैं, और उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में जो है वो क्या है, इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन थ्रू फूड चेन एंड रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। अब उस कार्बोहाइड्रेट को फिर क्या है, प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं वो, और फिर एनिमल्स को जैसे कार्निवोर खाते हैं। तो ये फूड चेन के थ्रू क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला तो रेस्पिरेशन जो भी होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो एक वो प्रोसेस हो गया जिससे कि ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और दूसरा एक प्रोसेस है जैसे कि ये जो डेड और डीके होते हैं, तो जो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो भी उनके बॉडी मैटर में कार्बन जो मतलब स्टोर्ड था वो क्या है, डिकम्पोजिशन के बाद ये फिर एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक सर्कुलर है, और यूजुअली ये शॉर्ट टर्म साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली 100 to 200 ईयर्स में ये जो एक पूरा साइकिल है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो डेड मैटर है, जो भी एटमॉस्फेयर से CO2 लिया गया होगा 100 to 200 ईयर्स के बीच में
ये वापस वो CO2 जो है सर्कुलेट होके एटमॉस्फेयर में आ जाता है और ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म साइकिल इसीलिए इसको कहा जाता है। और कार्बन साइकिल का एक लॉन्ग टर्म साइकिल भी होता है। तो लॉन्ग टर्म साइकिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं होता है, लेकिन छोटा अमाउंट एक ज़रूर होता है, जो कि जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि सॉयल में अगर मान लीजिए वो फंस जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ओशियन में जो है, जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट के फॉर्म्स में जो कार्बन है वो अगर डीप बरीड रह जाते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स हुए ये अनडिकम्पोज्ड और जो भी मैटर है, अगर मान लीजिए सबडक्शन या किसी कारणवश वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, और वो फिर बाद में फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो ये जो डीप ओशियन के अंदर जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं ये दब गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए सबडक्शन के कारण, और अनडिकम्पोज्ड मैटर जो है वो अगर मार्सी सॉइल में या पीटी लेयर में अगर मिल गए, तो ये क्या होता है, ये क्या सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये अंदर ही दबे रहते हैं और ये इमीडिएट रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जब सी लेवल या जियोलॉजिकल मूवमेंट जब होता है, तो सी लेवल के ऊपर अगर ये जब कार्बोनेट्स या जो कार्बन के जो सोर्सेस हैं, जो सिंक हैं, वो ऊपर जब आते हैं, तो इरोजन या वेदरिंग के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में ये रिवर और स्ट्रीम में फिर ये अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो कोल एंड ऑयल और नेचुरल गैस में ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसको जब यूटिलाइज करते हैं हम, मान लीजिए उसका एक्सट्रैक्शन करके, और यूटिलाइज करने के प्रोसेस में जब इनको हम बर्न करते हैं, तो जो कार्बन इनके अंदर स्टोर हुआ रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये एक इनका लॉन्ग टर्म साइकिल है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाता है इसमें, इसको रिसाइकिल होने में। लेकिन चूंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वायर नहीं होता है, तो कार्बन साइकिल का जो हमने ये पहले जो प्रोसेस पढ़ा था वही मेजर सोर्स ऑफ रिजर्वायर और साइकिलिंग जो होता है, इसलिए इसको गैसेस साइकिल में ही हम रखते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइकिल है, और मेनली जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन उनको नाइट्रोजन साइकिल में ही होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स। तो नाइट्रोजन जो है ये एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स इन सब में मिलता है। इसका मतलब ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। और हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म जो है जिसमें ये अवेलेबल रहता है, ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो दो ये 78% है, बट इसका यूटिलाइजेशन ये कर नहीं पाते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और देखिए सॉयल में भी इनका लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट रहते हैं, और उसी के लिए प्लांट्स जो हैं या माइक्रोब्स हैं ये आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, और इसीलिए नाइट्रोजन जो है ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। इसीलिए हम देखेंगे कि हमको जो ये फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो सॉयल में अवेलेबल नहीं होता है नाइट्रोजन, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो जो सॉयल का जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होना चाहिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, वो नेचुरली नहीं आ पाता है। उसके लिए हमको फिर आर्टिफिशियली उसको एनरिच करना पड़ता है नाइट्रोजन से। तो लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, ये भी जो है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, पावर प्लांट्स, तो ये सब जो है इंटरनल कंबशन, इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, तो ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं
उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो जैसे कोल, वुड और इंडस्ट्रियल सोर्सेस जो होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और जब इनका बर्निंग होता है या पावर प्लांट में जैसे कोल को हम बर्न करते हैं, तो इनसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम NOx भी कहते हैं, तो वो बनते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स ये भी होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, मेजरली एटमॉस्फेयर में इसका रिजर्वायर होता है, तो इसलिए इसको गैसेस साइकिल बोलते हैं। तो ये जो साइकिलिंग करने के लिए जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, उसके बाद एमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर नीड्स टू बी फिक्स्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। हमने पहले देखा था कि नाइट्रोजन जो हमें अवेलेबल होता है एलिमेंटल फॉर्म में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई यूज़ का नहीं होता, क्योंकि वो इसमें यूटिलाइजेशन कर नहीं पाते हैं उनका। तो उसके लिए इसको फिक्स करना ज़रूरी है। तो फिक्स करने का मतलब है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे फॉर्म में, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, तो प्लांट्स उसको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके फिक्सेशन के 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। दूसरा है बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हैबर्स प्रोसेस, ये अमोनिया का प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। और ये यही अमोनिया जो है ये हमारा बेसिकली फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो यूरिया जो होता है हमारा बेसिकली अमोनिया ही होता है। तो ये अमोनिया जो हम यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन को पहले हम अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस अमोनिया को हम फिर फाइनली यूटिलाइज करते हैं, या जो हम खेतों में डालते हैं सो कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सके और उसका नाइट्रोजन उसको यूटिलाइज करके आगे अपने प्रोडक्शन में काम ला सके। थर्ड प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, जैसे कि लाइटनिंग है, थंडरिंग है, उससे भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये नेचुरली। तो ये कैसे होता है? लाइटनिंग और थंडरिंग में क्या होता है कि हाई एनर्जी इनको मिलता है, जिससे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये पहले NO2 बनाता है। उसके बाद और जो अवेलेबल NO2 पहले से भी रहता है, जो हमने देखा कि बाई द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंबशन और फॉरेस्ट फायर, पावर प्लांट्स जो भी हैं, उसके साथ जो NO2 अवेलेबल रहता है एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ मिलके HNO3 ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि फिर एसिड रेन में भी एसिड रेन इसी से होता है। और ये जो HNO3 है ये H+ और NO3- में टूटता है, तो ये NO3- जो होता है हमारा नाइट्रेट होता है। तो ये भी एटमॉस्फेयर में फिर प्लांट्स जो हैं इसको ये फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकती हैं। और हमने अभी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो देखा कि ये इनसे भी फिक्सिंग होता है, उसको थोड़ा डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एक जो बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम हो गया, ये क्या होता है, ये लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में देखिए नोड्यूल्स बने होते हैं, तो उसमें राइजोबियम रहता है और इनके साथ लेग्यूम प्लांट्स के साथ ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, मतलब म्यूचुअलिज्म एक होता है जिसमें कि दोनों राइजोबियम को भी फायदा होता है
और लेग्यूम प्लांट्स जो है उसको भी फ़ायदा होता है। ये हम बायोटिक इंटरेक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये म्यूचुअलिज्म क्या होता है। अभी के लिए राइजोबियम और लेग्यूम जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि दोनों का जो सर्वाइवल हो वो पॉसिबल हो सके। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया और एमिनो एसिड्स में, और वो फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट करते हैं, और जो कि राइजोबियम जो है उनको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करता है। तो राइजोबियम ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया बनाया, और इस अमोनिया को फिर लेगुमिनस प्लांट जो है इन्होंने यूज़ किया और यूटिलाइज करके अपना न्यूट्रिशन लिया, और फिर ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ किया जो कि राइजोबियम वापस यूज़ कर लेता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग इस प्रोसेस से होता है। दूसरा हुआ नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एनवायरनमेंट में कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे दो तरीके होते हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं और ये विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। तो एजेटोबैक्टर जैसे एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, बेसिमिक्सिया ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। और एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं जैसे क्लोस्ट्रोडियम, रोडोस्पिरिलियम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया है जैसे नॉस्टॉक एनाबेना स्पिरुलिना, ये ओशियंस में मेनली रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग इन ओशियंस होता है वो ये करते हैं। तो स्पिरुलिना का हमने अभी एक कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी देखा है कि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और इसमें 60 to 70% इसके ड्राई मास में प्रोटीन होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन कंटेंट रहता है, ये बैक टू और इनऑर्गेनिक अमोनिया और अमोनियम आयंस जो है इनमें कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन। और हमने देखा कि फर्टिलाइज़र भी जो होता है, जैसे यूरिया हमारा बेसिकली अमोनिया ही होता है। तो ये क्या होता है, ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या डेड रिमेन्स होते हैं, या जो भी यूरिया और इस टाइप के जो फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन होता है, ये सब बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में या अमोनियम आयन में। इसके बाद का प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें जैसे जो पिछले प्रोसेस में एमोनिफिकेशन प्रोसेस में देखा कि अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन, और वो फिर यूटिलाइज किए जाते हैं कुछ प्लांट्स के द्वारा, लेकिन हर प्लांट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं नाइट्रेट फॉर्म्स में। तो ये जो अमोनियम आयन से नाइट्रेट्स का बनने का जो प्रोसेस है उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमोनियम आयन जो है वो पहले ऑक्सीडाइज होते हैं नाइट्राइट फॉर्म में, जैसे बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करता है, जैसे नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है, ये अमोनियम आयंस को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट फॉर्म में। उसके बाद ये जो नाइट्राइट फॉर्म है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट फॉर्म में बनते हैं। ये एक नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है उसके हेल्प से। और ये जो नाइट्राइफाइंग बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ये कीमोट्रॉप्स होते हैं, ये केमिकल प्रोसेसेस से ये इसको अमोनियम आयंस को और अमोनिया को
नाइट्राइट में पहले ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके बाद फिर जो नाइट्राइट है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट बनता है। तो इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। जैसे ये NH4+ है, ये अमोनियम आयन है। ये क्या होता है, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया में पहले ऑक्सीडाइज होता है और ये NO2- बनता है जो कि नाइट्राइट होता है। ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और इसको फिर NO3- में बनता है। ये नाइट्रेट है। ये बैक्टीरिया के मदद से नाइट्रेट में बनता है और यही नाइट्रेट जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं यूटिलाइज करते हैं। तो प्लांट्स देन एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स टू फॉर्म एमिनो एसिड्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये नाइट्रेट्स को ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और एमिनो एसिड्स में बनाते हैं जो कि प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है और जो फर्दर फिर प्रोटीन सोर्स में कन्वर्ट होके ये फिर प्लांट्स और एनिमल्स में आगे यूटिलाइज किए जाते हैं। ये नाइट्रिफिकेशन के बाद जो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये जो साइकिल जो है नाइट्रेट को या नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। जैसे हमने देखा कि अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज होके पहले नाइट्राइट बना, उसके बाद फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये नाइट्रेट आयन बना। तो इसको अगर वापस नाइट्रोजन में जाना है तो इसको रिडक्शन प्रोसेस इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए नाइट्रेट जो है प्रेजेंट होता है सॉइल में वो फर्दर रिड्यूस होते हैं तो कि नाइट्रोजन बन पाए। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में और ओशियन में प्रेजेंट होते हैं। ये सूडोमोनास और थायोबैसिलस होते हैं। ये क्या कन्वर्ट करते हैं, ये नाइट्रेट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और ये फिर नाइट्रोजन जो कन्वर्ट होता है ये वापस से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये फिर एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये जो NO3- जो था नाइट्रेट, ये आपका N2 ये फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये थ्रू द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। तो हम ये नाइट्रोजन साइकिल का एक समरी देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसको फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग किया जाता है। तो सॉइल बैक्टीरिया जो है और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हमने पढ़ा लेग्यूम प्लांट्स में जो होते हैं वो उसको फिर फिक्स करते हैं फाइनली जो है अमोनिया में। अमोनियम आयंस में भी क्या होता है, कुछ प्लांट्स तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन फिर उसको हर कोई यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो अमोनियम आयन का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं जिसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ऑक्सीडेशन करके नाइट्राइट्स में पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर ये नाइट्रेट में बना देते हैं। और ये नाइट्रेट में बनाने के बाद उसके बाद फिर जो है डीनाइट्रीफाई करके ये जो नाइट्रेट हैं ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और इन द मीन टाइम नाइट्रेट्स जब बन जाते हैं तो प्लांट्स और ये सब जो एनिमल्स हैं उनको फिर यूटिलाइज कर लेते हैं और उसको फिर अपने अंदर एसिमिलेट कर लेते हैं। और ये जो प्लांट्स और फिर एनिमल्स जब उन पे फीड करते हैं तो ये इनके जो वेस्ट होते हैं और जो ये डेड और डीके होते हैं तो ये फिर डिकम्पोज करके इनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। और हमने देखा भी था एक छोटा सा पार्ट की लाइटनिंग भी जो है इनको सीधा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है जो कि सॉयल में फिर यूटिलाइज हो जाते हैं। तो फिर इसकी मदद से प्लांट्स उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रेट को भी बाद में थायोबैसिलस या सूडोमोनास हैं वो एटमॉस्फेयर में एलिमेंटल नाइट्रोजन में इनको कन्वर्ट करके वापस भेज देता है। तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल था नाइट्रोजन साइकिल। तो आज का क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट साइकिल पढ़ा है, एक कार्बन साइकिल और एक नाइट्रोजन साइकिल, और ये दोनों गैसियस साइकिल थे। कल हम दो और साइकिल के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि हैं फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल, और दोनों सेडिमेंट्री साइकिल है
और इससे रिलेटेड जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल से रिलेटेड जो भी है हमारा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ, और हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। एंड ये लेक्चर 4 था, मिलते हैं फिर लेक्चर 5 में। थैंक यू।